हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ आखिरी सच की तीसरी एपिसोड। तो चलिए और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड 3 में केस थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एपिसोड शुरू होते ही हम अमन को देखते। अमन जयंत के घर पे था, जहाँ उसको होश आती है और जयंत उससे पूछता है कि वो कौन है और क्यों आया है, जिस पर अमन उससे पूछता है कि क्यों वो अंशु यानी अंशिका को तंग करता था। तब जयंत उसको अपनी और अंशिका की एक शादी की पिक्चर दिखाता है जो कि बचपन में हुई थी, लेकिन अंशिका ये शादी को नहीं मानती थी। फिर अमन उसको बताता है कि इस शादी का कोई मायना नहीं होता है, लेकिन इसके लिए वो अंशिका को क्यों मारेगा, वो भी पूरे परिवार को। ये बात जयंत को पता भी नहीं थी और न्यूज़पेपर देखकर वो रोने लगता है, जिससे अमन को ये लगता है कि जयंत ने अगर मर्डर किया होता तो वो ऐसे रो नहीं पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है उन गुंडों पे जिन्हें पिछले एपिसोड में अन्य और उसकी टीम ने पकड़ी थी। वो लोग पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं जहां उनसे पूछताछ की जाती है। वो सब असल में महिपाल के आदमी होते हैं। अन्य उससे पूछती है कि उनके साथ आदेश का क्या कनेक्शन है, तो वो बताते हैं कि आदेश को उन्होंने 1 साल पहले ही बस एक बार धमकाया था, क्योंकि उसने महिपाल से 20 लाख रुपए उधार लिए थे जो कि वो लौटा नहीं रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने वो दे दिया था और वो लोग तब से उससे कोई रिश्ता नहीं रखे हैं। ये सारी इंसिडेंट्स फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ की भुवन को फोकस किया जाता है। ये बात केस के लिए बहुत ही बड़ी क्लू बन जाती है। फिर हम अन्या को देखते हैं उसके घर जाते हुए, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड दारू पी के सो रहा होता है। ये देखकर अन्या इरिटेटेड हो जाती है और उन सब चीज़ों को डस्टबिन में डाल देती है। फिर दूसरे दिन उसके सुपरवाइजर उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे केस की हालचाल पूछते हैं, जिसमें अन्या उन्हें ये बताती है कि ये कोई गैंग से रिलेटेड नहीं है। वो फिर से एक बार केस सीन पर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ ज़रूरी चीज़ नज़रअंदाज कर रही है, और वो वहीं पर उस प्लम्बर को भी बुला लेते हैं जो कि किशन नगर के ज़्यादातर घरों में काम करता था और कुछ ही दिन पहले रजावत फैमिली में काम करके गया था। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। उधर उस वक्त अमन भी आया होता है जो कि आसपास के लोगों से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको ये पता चलता है कि घर में आज तक कोई पड़ोसी अंदर नहीं गए हैं सिवाय कुछ बच्चों के। अन्या इस बीच जब अपने घर गई थी तो उसकी बॉयफ्रेंड वहाँ अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है, जो देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से सभी को जाने के लिए कहती है। उसके बाद जब वो सो रही थी तो उसे भी कोई सपना आता है जहाँ 2 लड़की खेल रहे थे, मजे कर रहे होते हैं, पर एक लड़की हमेशा किसी मुसीबत में पड़ जाती थी और ये देखकर उसकी नींद टूट जाती है। दूसरे दिन अन्या क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और उनके घर को अच्छे से छानबीन करती है और उन्हें बहुत ही एक अजीब सी चीज़ नोटिस होती है। उस घर में सब कुछ 11 था, दरवाज़ा, खिड़की, बेड्स, रॉड्स, सब कुछ। यहाँ तक कि वो जो प्लम्बर कुछ दिन पहले पाइप्स लगाकर गए थे वो भी 11 ही थे। कुछ पाइप नीचे की तरफ मुड़े हुए थे और कुछ पाइप सीधे थे। पुलिस को लगता है कि इसमें भी कोई मिस्ट्री छुपी होती है। पुलिस स्टेशन जाके जब वो लोग और भी छानबीन करते हैं तब पता चलता है कि वो प्लॉट भी 11 नंबर ही था और अंशिका की शादी भी नवंबर यानी 11वें महीने में ही फिक्स हुई थी। और उन्हें लगता है कि इन मर्डर के साथ किसी बाबा की कनेक्शन है। जिसके बाद वो लोग अंशिका की सगाई की पिक्चर्स देखते हैं, जहाँ से उन्हें कोई चमत्कारी बाबा का क्लू मिलता है। वो लोग इस बाबा के आश्रम में रेड मारने की सोचते हैं, लेकिन उनमें से एक कांस्टेबल ये खबर मीडिया के सामने लीक कर देता है, जिससे ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और वो बाबा आश्रम से भाग जाता है। जब पुलिस उसके आश्रम में पहुंचते हैं उन्हें उसके रूम में एक बकरी मिलती है। उस बाबा के कुछ भक्त ये बोलते हैं कि बाबा ने अपना रूप बदल लिया है, लेकिन अन्या ये सब चीज़ पर विश्वास नहीं करती है। पुलिस स्टेशन में ये वापस आकर अन्या सभी को बहुत डांटती है क्योंकि उसे पता है कि उन्हीं में से कोई ये खबर लीक किया था और इसी वजह से वो बाबा उनके हाथ से बच गया। और अगर ये पता चलता है कि ये काम किसने किया है तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखे, यानी उसको सस्पेंड किया जाएगा। पुलिस को पता चलता है कि वो बाबा कानपुर में हैं, पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वो वहाँ से निकल चुका होता है। फिर एक कैब ड्राइवर से पता चलता है कि वो एक दुकान पे फ़ोन रिचार्ज करने के लिए रुका था, लेकिन वो एक्चुअली में सिम खरीदा था
और उसने उसको चंडीगढ़ पे छोड़ा था। फिर वो लोग उस फ़ोन की दुकान में जाकर नया नंबर ले लेते हैं और उस न्यू नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ये फ़ोन का कनेक्शन एक होटल में मिलता है और वो लोग जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग वहाँ से उसको पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि उसके साथ रजावत की क्या कनेक्शन थी। अन्या जब उस बाबा से पूछताछ कर रही थी, वो बाबा भी उसको सब सच सच बता देता है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। एक दिन भुवन उसके आश्रम में गया था और वहाँ वो उसको सब कुछ बताता है कि कैसे उसके पापा की मृत्यु हुई और कैसे उसकी गलती की वजह से सब कुछ हुआ था और पापा के जाने के बाद कैसे उसकी पूरी लाइफ बिखर गई। उसे हर रोज सपने आते थे और सपने में उसके पापा उससे ये कहता था कि वो सब ठीक कर देंगे। दौलत के साथ उसका दूसरा झगड़ा होता है और कुछ ही दिनों के बाद दौलत की नई दुकान में आग लग जाती है और उसी रात उसको फिर से सपना आता है जहाँ पर उसका पापा कहता है कि मैंने कहा था ना मैं सब ठीक कर दूंगा। भुवन तब बताता है कि पहले उसको हर रोज पापा के सपने आते थे लेकिन अब नहीं आते और उससे उसको बहुत दुख होती है और उसको ये लगता है कि उसका पापा उसको छोड़ के चले गए हैं। यहाँ तक कि वो हर रोज सपने में भी उन्हीं को ढूंढते हैं जहाँ उनकी मौत हुई थी। भुवन हर रोज अपने पापा की पूजा करता था पर एक दिन उसकी मम्मी उसे ये सब करने के लिए मना करती है, जिस पर भुवन उसके पापा की आवाज़ में बोलने लगता है और वो मम्मी से ये कहता है कि विजू भुवन को कुछ मत बोल, वो सभी के भलाई के लिए कर रहा है। ये देखकर सब कोई चौंक जाता है कि भुवन फिर से बात करने लगा है और वो भी दादाजी की आवाज़ में। और जैसे ही उसका बात खत्म होता है वो बेहोश हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 3 यही खत्म हो जाती है। अगली स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।